हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरी पहली ट्यूटोरियल वीडियो पे आप सबका वेलकम। और वेलकम टू गेम शेम एंड क्रिएटिविटी। सबसे पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो मेरे पास इस टाइम इंस्टॉल्ड है ब्लेंडर 3.6.15। सबसे पहले मैं इस ब्लेंडर के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके बेसिक फीचर्स बताऊंगा। क्योंकि ये एक बिगनर ट्यूटोरियल है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं जो कि आप सबके लिए इजी हो। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र की तरफ और हम टाइप करेंगे blender.org। आपके सामने ये वाली वेबसाइट का इंटरफेस आएगा। ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ब्लेंडर चूँकि एक ओपन और फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि हर 3D आर्टिस्ट के लिए एक गोल्ड माइन समझी जाती है मेरे ख्याल से। और ये आने वाले टाइम में, जदीद टाइम में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। ये माया 3ds मैक्स और C4D और ZBrush, इन सब सॉफ्टवेयर का मेरे हिसाब से ये एक मिक्सचर लगता है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इस सॉफ्टवेयर पे पिछले 5 से 6 साल से काम कर रहा हूँ और मैं इंडस्ट्री में ऑफिशियली काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक बेसिकली एक न्यूज़ इंडस्ट्री से है, जिसके ऊपर जिसमें मैं एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और अपना इसी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता हूँ, जैसे टाइटल और एनिमेशंस किसी भी तरह की, चाहे वो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या हार्ड बॉडी हो या सॉफ्ट बॉडी हो। तो किसी भी तरह की इसके ऊपर हम एनिमेशन कर सकते हैं। हम मुकम्मल सीन भी बना सकते हैं, इन्वायरमेंट बिल्डिंग होती है इसमें, और ऑन। तो ये एक लंबी डिबेट है। विद टाइम मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से, ब्लेंडर। डाउनलोड ब्लेंडर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे लग जाएगा। जैसे अभी ये डाउनलोड हो गया, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अगर आपके पास कुछ इन लोगों को डोनेट करने के लिए है, क्योंकि अगर आप इस सॉफ्टवेयर से कमा रहे हैं तो इनको डोनेट भी करें। तो चलते हैं हम अब हमारे ब्लेंडर की तरफ। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपने सिंपली क्लिक करना है और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास, ये तो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर चुका, मैं कर रहा था। अभी जो है मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये जो न्यू फाइल्स के नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX और वीडियो एडिटिंग। बेसिकली अभी इनमें से आपका जो काम का है वो इस टाइम ये है जनरल। ठीक है। इसके अंदर हम 3D फॉर्मल बनाएंगे, 3D एनिमेशन करेंगे। 2D एनिमेशन ये एक अलग चीज़ है, ये मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ब्लेंडर की 2D एनिमेशन के बारे में जब मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर हम 3D की तरफ अभी जा रहे हैं तो 3D हम इस पे सीखेंगे। 3D बेसिकली 3 डायमेंशनल चीज़ को कहते हैं, जैसे कि हमारी रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं तो हम छू सकते हैं हर तरफ से और हम देख सकते हैं हर तरफ से। तो इसी तरह से जो 2D एनिमेशन होती है वो सिर्फ फ्रंटल साइड से देखी जाती है, लाइक पेपर। पेपर का जैसे साइड नहीं होता, फ्रंट एंड बैक फेस होता है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि ये एक 2D है। लाइक जिस तरह से ये एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है हमारे पास सामने, दिस इज़ कॉल्ड 2D ग्राफिक्स। बट ये जो अंदर हमारे पास पिक्चर है, ये ये बेसिकली 3D इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो इसको हम मज़ीद भी अभी समझेंगे। तो आगे मैं बताता हूँ। स्कल्पटिंग बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर हो या ह्यूमन हो या कोई भी एक्स वाई जेड एनिमल, हम सॉफ्ट बॉडी या कोई भी टेक्सचर्ड बॉडी को हम स्कल्प्ट करने के लिए या किसी स्कल्पचर को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कल्पटिंग टूल्स। तो स्कल्पटिंग टूल्स भी इसी का ही पार्ट है।
हम इसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। वीएफएक्स जो मूवीज़ बनाते हैं, जो लोग मूवी आर्टिस्ट होते हैं, वो वीएफएक्स टूल्स भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली ज्योमेट्री नोड भी होते हैं और बाकी दीगर ऑप्शन भी होते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे मूवी कंपोजिटिंग का पार्ट बनते हैं। उसके बाद है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग जैसे कि हमने डिफरेंट शॉर्ट्स बना लिए हुए हैं और हम उनको कंपाइल करना चाहते हैं, तो उसमें हम वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले ऑप्शन की तरफ, जनरल ऑप्शन की तरफ। तो जैसे ही हमने जनरल ऑप्शन की तरफ क्लिक किया, हमारे पास एक क्यूब आता है। ये जो अभी आपने देखा था, बेसिकली ये एक कैमरा व्यू है, जो कि हमारा ये कैमरा लगा हुआ है। हम अगर इस क्यूब को कैमरा में देखना चाहें, हम नमपैड 0 दबाएंगे, और अगर नमपैड 0 नहीं दबाना तो आप इस बटन को दबा सकते हैं, ये कैमरा व्यू आ जाएगा। बेसिकली हमारे इस सीन में बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइट, एक कैमरा और एक क्यूब होता है। इस कैमरा को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, मगर इसको डबल क्लिक करने पे या सिंगल क्लिक करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जैसे ही वन क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे हमारे पास सेट एक्टिव टू कैमरा आता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो अगेन मैं अपने फ्रेम के अंदर आ जाऊँ और ये हम दोबारा कैमरे से बाहर आ गए। सिंपल, अगर मैं दोबारा सेट एज कैमरा करता हूँ और मैं मिडल माउस बटन दबाता हूँ, तो मैं दोबारा से अपने कैमरे से बाहर आ गया। ये हमारे पास लाइट है, ये हमारे पास क्यूब। क्यूब के अलावा हमारे पास मज़ीद भी प्रिमिटिव्स होते हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने इस एरिया को डिफ़ाइन करेंगे। ये बेसिकली एक 3D स्पेस है, जो कि मेरे माउस के सेंटर व्हील बटन से आगे पीछे हो रहा है। अब क्लिक करके अगर हम राइट या लेफ़्ट मूव करेंगे अपने व्हील बटन को, और माउस को मैं साथ में मूव करूँगा, तो मेरा जो व्यू पोर्ट है वो चेंज होगा, 3D स्पेस मूव होगा, ऐसे रोटेट होगा। और अगर मैंने साथ में शिफ्ट दबा के और व्हील बटन दबा के अपने माउस को मूव किया है, तो मेरा व्यू पोर्ट जो है वो मूव होगा अकॉर्डिंग टू व्यू। तो व्हील को अगर मैं आगे करूँगा या पीछे करूँगा, तो मेरा व्यू जूम इन और जूम आउट होगा। ये हमारा 3D व्यू पोर्ट जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसके अलावा अब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे क्या आते हैं। ये बेसिकली आपके पास स्टार्ट में जब आप ब्लेंडर इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास यहाँ तक ऑप्शन आ रहे होंगे। ये मज़ीद ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये एडवांस ऑप्शंस होते हैं, जो कि हम प्रेफरेंसेस में जाके ऐड अप करते हैं। तो ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये किस तरह से ऐड होते हैं और इनका क्या काम है। सबसे पहले हम इन 4 ऑप्शंस की बात करते हैं, जो पहले 3 से 4 ऑप्शन है। ये हमारा सिलेक्शन बॉक्स है। लाइक मैं अगर इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा, तो जितनी भी चीज़ें इस सिलेक्शन के अंदर आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर मैं इसको क्लिक करके ठहरा रहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ट्विकर, सिलेक्शन बॉक्स जो कि मैंने ऑलरेडी ये वाला लिया हुआ है, इसके अलावा मेरे पास राउंड सिलेक्शन आती है, जैसे कि एक ब्रश, और एक आती है लासो। तो मैं सर्कुलर जो है सिलेक्शन लेता हूँ। इससे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे मैंने क्लिक करके अपना माउस ड्रैग किया किसी भी चीज़ के ऊपर, वो सिलेक्ट होती जाएगी। ठीक। और इसी तरह से जो मेरे पास लासो है, उसको मैं किस तरह से करूँगा कि मैंने ड्रॉ करना है, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, कैमरा और लाइट चाहिए, तो वो जस्ट उसको करेगा। या मुझे जस्ट क्यूब चाहिए, तो वो उसको क्यूब को सेलेक्ट कर लेगा। आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हायरार्की में चेंजेस हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं हायरार्की। हायरार्की में सीन की कलेक्शंस होती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे सीन में हैं। लाइक मैंने कैमरा सेलेक्ट किया तो ये कैमरा पे चला गया, लाइट को सेलेक्ट किया तो लाइट पे आ गया, क्यूब को सेलेक्ट किया तो क्यूब पे आ गया। और इन सब के जो हैं आइकन्स अलग अलग हैं। आपको आइकन यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे भी। यह आपको बताता है, डिफाइन करता है कि इस ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है। हम इनको मज़ीद अगर ओपन करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की नेचर यहाँ पे जो उसके ऊपर अप्लाइड होगी वो बता रहा होगा कि मेरे ऊपर मटेरियल अप्लाइड है, मैं एक मैश हूँ। इसका मतलब होता है मैश। मैश अब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये टूल बता, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कर्सर। आप देख रहे होंगे
कि अगर मैं जूम करूँ तो ये एक कर्सर ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है। इस कर्सर का काम क्या होता है कि मैंने अगर लाइक यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर लिया है और मैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो वो इस जगह पे आएगा। जैसे कि मैं ऐड पे आता हूँ, ये मेरा मैश है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको मैश को एक्सप्लेन करूँगा। ये मैशेस जितने भी होंगे, इसका आइकन देखें, एग्जैक्ट यही आइकन है। तो हम मैश के ऊपर आएंगे और ये हमारे पास प्रीमिटिव्स पड़े होंगे इतने यहाँ पर। तो इसमें काफ़ी चीज़ें वो भी हैं जो आपको अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आपने न्यूली ब्लेंडर इंस्टॉल किया है। तो आपके पास अभी ये जस्ट प्रिमिटिव्स, ग्रिड, मंकी और इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होंगी। इसको मज़ीद एडवांस करने के लिए हम प्रेफरेंसेस की तरफ जाएंगे और प्रेफरेंसेस को, ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे। तो अगर मान लो मैं एक प्लेन लेता हूँ तो वो मेरे इसी कर्सर की जगह पे आएगा। और मैं उसके बाद कर्सर अगर मान लो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे ऑब्जेक्ट की राइट फेस पे आया है। अगर मैं इस जगह पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट की टॉप फेस पे है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट 3D स्पेस के अंदर, तो ये बिल्कुल ग्रिड के ऊपर नहीं आया होगा, ये नीचे आया होगा, क्योंकि ये उसकी डेप्थ को अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि आपने आना कहाँ है। तो डिफ़ाइन करने के लिए हम जी एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को समझेंगे। जी एक्सिस बेसिकली टॉप एंगल होता है, वाई एक्सिस एक साइड होगी और एक्स एक्सिस फ्रंटल साइड होगी। तो किसी भी साइड को अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें देखें डिफरेंट, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये क्यूब मूव करना है अपनी इन डायमेंशंस में, जो कि 3D का बेसिकली एक प्रिंसिपल्ड रूल है कि 3D स्पेस में हम काम करते हैं, तो उसमें इन डायमेंशंस को समझना ज़रूरी है। तो हमारे पास बेसिकली 3 डायमेंशंस होती हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर का नाम ब्लेंडर 3D है। तो हमने एक जेड एक्सिस यूज़ करनी है, एक वाई एक्सिस यूज़ करनी है और एक एक्स एक्सिस यूज़ करनी है। तो हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई एंड जी। इसी तरह से अगर मूविंग की 3 एक्सिस हैं तो हमारे पास रोटेशन की भी 3 एक्सिस होनी चाहिए, लाइक एक्स, वाई, वाई एंड दिस इज जेड। ओके, आप देख रहे होंगे कि जब मैंने जेड एक्सिस को क्लिक किया तो वो अलोंग द ऑब्जेक्ट एक ब्लू कलर की बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन क्रिएट कर रही है, जो कि डिफाइन कर रही है उसके सेंटर पिवट को। अब सेंटर पिवट क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर इस तरह का एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, बेसिकली इट्स सेंटर, जो कि इस ऑब्जेक्ट का है। इसी तरह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो उसका एक सेंटर होगा। लाइक मेरे कैमरा का यहाँ पर है, अगर मैं कैमरा को मूव करूँगा तो वो उसी सेंटर से मूव होगा। देख रहे हैं आप? इसी तरह से लाइट को भी अगर मैं मूव करूँगा तो वो मेरे सेंटर से ही होगा। अ, इसी तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा रोटेशन का ऑप्शन है, सॉरी स्केल का ऑप्शन है, जो कि ऑब्जेक्ट को स्केल करने में और स्केल अप और स्केल डाउन करने में यूज़ होता है बेसिकली। हम आ जाते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर मैं इसको वाई में बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इस हैंडल पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा। इसी तरह से अगर मैं एक्स पे करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और अगर मैंने इसकी हाइट बढ़ानी है तो मुझे इसका हाइट में मिलना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ही नहीं, वो हाइट में नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अब मेरे पास मैश है क्यूब का और मैं इसको मूव करता हूँ इस तरफ और मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ स्केल टूल से, तो इसकी हाइट बढ़ेगी। इसका वाई एक्सिस में भी स्केल अप हो सकता है और एक्स एक्सिस में भी।
तो ये जो एक्सिस हैं बेसिकली इनके कलर्स मिलते जुलते होंगे आपके इन 3D व्यू पोर्ट के डायमेंशन से, जो कि एक्स रेड है तो यहाँ पे भी एक्स रेड होगा, यहाँ पे ग्रीन है वाई तो यहाँ पे भी वाई ग्रीन होगा, यहाँ पर जेड है ब्लू और यहाँ पे भी जेड होगा ब्लू। तो ये बेसिकली आपके पास बेसिक प्रिमिटिव्स का नॉलेज और बेसिक टूल का नॉलेज आ गया। तो अब हम चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के मज़ीद टूल्स की तरफ, जो कि यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहे। हम एक एडिट मोड के अंदर जाके उसको समझेंगे। मान लें हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जो कि मैंने अभी शिफ्ट ए दबा के और उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है मैंने, और इस ऑब्जेक्ट का बेसिकली अब हमने समझना है एडिट मोड। ये बेसिकली जो हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे, ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट मूव। मान लें मैंने अगर इसकी सिर्फ इस कॉर्नर को या इस फेस को या इस एज को मूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा? बेसिकली अभी मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में मूव कर रहा था, मतलब मुकम्मल ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एडिट मोड में आए और मैं इसको मूव करूँ, एडिट मोड में जाने का तरीका टैब का बटन है। लाइक मैं अगर टैब का बटन दबाऊंगा तो एडिट मोड में चला जाएगा, अगेन टैब का बटन दबाऊंगा तो एडिट मोड में आ जाएगा। अब मान लें मुझे इस ऑब्जेक्ट को और इसकी शेप को चेंज करना है, तो मैं चेंज कैसे करूँगा? सबसे पहले तो आपको इसकी मैश की टोपोलॉजी को समझना पड़ेगा कि इसके मैश की टोपोलॉजी है क्या। ये बेसिकली एक स्क्वायर है और इसकी टोपोलॉजी भी 4 वर्टेक्स पे बनी हुई है। लाइक जो ये एक साइड का मुकम्मल स्क्वायर है, ये दोनों साइडों से एक तो इक्वल है, एक हाइट एंड विड्थ इसकी, और जो इसकी ये वाली साइड है इसको हम कहेंगे फेस। और फेस को सिलेक्ट करना हो तो हम पहले इस फेस टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन हम जिस फेस को सिलेक्ट करना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे। मान लें अगर हमने मल्टीपल सिलेक्ट यूज़ करने हैं तो हम शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम जिसको सिलेक्ट करेंगे जस्ट वही सिलेक्शन में आएगा। अगर हम इस जगह पे ठहर के सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी उसके कांटेक्ट में आएंगे सिलेक्शन टूल के वो सिलेक्ट होंगे, जो कांटेक्ट में नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट मोड से निकलने के बाद हमारे पास वो ऑब्जेक्ट मोड के भी चंद जो हैं टूल आ जाते हैं, जैसे रोटेशन, लोकेशन और स्केल। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद कुछ यूज़फुल टूल आते हैं। इनमें से सभी अभी स्टार्ट में आप लोगों के काम नहीं आएंगे। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो एक्सट्रूजन टूल, इनफेस और लेवल यूज़ होता है, और लूप कट। तो ये बेसिकली आपके इम्पोर्टेंट टूल हैं जिनको स्टार्टिंग में आपको समझना ज़रूरी है। और ये हमारा जो फेस है, फेस सिलेक्शन के लिए फेस को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कोई भी फेस सेलेक्ट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं फेस को मूव कर दूँ। लाइक मैंने मूव कर दिया और ये मुकम्मल फेस मूव हुआ है और उसकी हाइट भी बढ़ गई है, बट नंबर ऑफ फेस सेम रहे हैं, फेसेस में इजाफा नहीं हुआ। मान लें अगर हमारा ऑब्जेक्ट मैंने बढ़ाना है और मैं चाहता हूँ कि हमारे फेसेस भी बढ़ जाएं, तो मैं एक्सट्रूजन टूल का इजाफा कर दूंगा। एक्सट्रूजन टूल से मैं एक्सट्रूड करूँगा, जिससे आप देखेंगे कि इसकी फेसेस भी बढ़ गए हैं। और अगर मैं अब इस ऊपर वाले फेस को रोटेट करूँगा तो वो सब अलग अलग डायमेंशंस में मूव होंगे, बट उसका इम्पैक्ट नीचे वालों से नहीं होगा, जो कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। इस फेस के साथ नीचे वाली बॉडी इन वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई वो मूव नहीं होगा। और इसी तरह से इनफेस मैं आपको समझाता हूँ। इनफेस जो है वो बेसिकली इस तरह के इंटरसेक्ट मतलब इनसेट करने के काम आता है, जैसे कि ये अंदर की तरफ हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, बट उससे हमारे मज़ीद फेसेस में इजाफा भी होगा।
अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये जो लाइनिंग्स आ रही हैं साइड पे, इसको कहते हैं हम एज। एज सेलेक्ट करने के लिए हमें ये एज टूल लेना पड़ता है। मान लें मुझे ये एज बाहर निकालना है, तो मैं मूव टूल लूँगा और मैं एज को बाहर निकाल दूँगा। तो इस तरह से हम किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। और साथ में अगर मैं मान लें रोटेट करना चाहता हूँ किसी भी हमारे एज को, तो इस तरह से मैं मूव भी कर सकता हूँ, रोटेशन कर सकता हूँ। और साथ में अगर मैं किसी को स्केल अप करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपली स्केल टूल लिया और मैं एज को स्केल कर दूंगा। तो किसी भी डायमेंशन में मैं स्केल कर सकता हूँ अगर वो डायमेंशन मौजूद हो इसमें, हमारे एज में। अभी मेरे एज में जो है वो डायमेंशन है वाई की, तो मैं उसमें मूव भी कर सकता हूँ, उसमें स्केल डाउन भी कर सकता हूँ, लाइक स्केल अप भी कर सकता हूँ और स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन टूल आ रहा है, इसमें तीनों टूल्स एक साथ होते हैं, स्केल, रोटेशन और मूव टूल। तो इसके अंदर ये सारी खसूसियात एक साथ होती हैं। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल, रोटेशन और स्केल को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो एक्सट्रूजन टूल है, मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मज़ीद भी मूव कर सकता हूँ। हमारे पास उसके बाद आता है बेवल टूल। मान लें मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इसके ये एजेस को स्मूथ करना है, मज़ीद निखारना है, थोड़ी गोलाई करनी है, इसके अंदर राउंडनेस लेके आनी है। मैं जस्ट ये फेसेस सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट मैंने प्रेस करके एक एक करके सब सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो ये एक इस तरह से फेस को डाउनवर्ड लेके जाएगा। और साथ में अगर मैं माउस का व्हील मूव अप और मूव डाउन कर रहा हूँ विदाउट रिलीजिंग माई क्लिक, माउस का लेफ्ट साइड का मैंने क्लिक किया हुआ है और साथ में मैं स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ व्हील को माउस के, तो और अगर मैं माउस को आगे पीछे मूव कर रहा हूँ विदाउट रिलीजिंग क्लिक, तो ये इस तरह से मज़ीद स्मूथ और स्मूथ डाउन कर रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है लूप कट। लूप कट जो होता है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेके जाएंगे तो वो अपेयर हो जाएगा, लाइक फेस के सेंटर में या किसी भी एज के सेंटर में वो अपेयर हो जाएगा। हमने जस्ट सिंगल क्लिक करना है तो वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। मान लें मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से उसके वर्टेक्स और एजेस बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा जिसकी वजह से यहाँ पे लूप कट्स बढ़ जाएंगे। अब आपने एक नया वर्ड सुना होगा, वर्टेक्स। आपको मैंने एजेस और फेसेस का तो बता दिया, बट वर्टेक्स क्या चीज़ है? वर्टेक्स बेसिकली दो एजेस के सेंटर की चीज़ है। ये दो एजेस या चार एजेस या पांच एजेस जहाँ पे ज्वाइन हो रहे होते हैं, उस जगह पे ये वर्टेक्स होते हैं। लाइक मैं किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करके अगर मूव करना चाहूँ तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ। तो ये मुकम्मल जो डिज़ाइन होता है 3D के अंदर, वो बेस कर रहा होता है वर्टेक्स, एज और फेस के ऊपर। और हमारे एडिटिंग मोड के अंदर ये टूल बेसिकली इजाफी होते हैं जो कि हमारे काम आते हैं किसी भी शेप को अचीव करने के। अब मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर जाता हूँ और आपको मैं टूल्स और 3D स्पेस और हमारे जो एडिटिंग के टूल हैं उनका बेसिक इंट्रो बता चुका हूँ। हमारे पास बेसिकली अब ये यहाँ तक हेल्प से लेके फाइल तक जो ऑप्शन है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के जेनेरिक जो फीचर्स होते हैं ये वो हैं। रेंडर का फीचर हमें यहाँ पर मिल जाता है, अगर किसी भी चीज़ का मैंने रेंडर करना होगा तो मैं यहाँ से करूँगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि रेंडर किस तरह से लिया जाता है किसी भी चीज़ का। हमारे पास जो ये वाला डायलॉग बॉक्स है ऊपर, लाइक
टैब्स बने हुए हैं, ये हर टैब का अपना अपना एक ऑप्शन इसके अंदर है। लाइक जो मैं इस 3D स्पेस में काम कर रहा हूँ, इसको हम लेआउट कहेंगे। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ मॉडलिंग में, अगर मैं मॉडलिंग में काम करना चाहता हूँ तो मैं मॉडलिंग पे क्लिक कर दूंगा, लाइक जो कि हम एडिटिंग मोड में कर रहे थे। मैं अगर टैब दबाऊंगा तो मॉडलिंग में रहते हुए ही मैं ऑब्जेक्ट मोड में भी जा सकता हूँ। इसी तरह से स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग बेसिकली एक और फीचर है जो कि किसी भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं हमारी स्कल्पटिंग टूल्स की मदद से, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक एक टूल का किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एक स्कल्पटिंग 3D स्पेस है। तो हम चलते हैं अब आगे यूवी एडिटिंग की तरफ। यूवी एडिटिंग बेसिकली एक वो जगह है जहाँ पर हमारे पास फेसिस पर हम कुछ भी टेक्सचर या तस्वीर वगैरह लगाकर या जेपेग या पीएनजी पेस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास इस स्पेस में नज़र आ रही होती है। उसके बाद आगे आता है टेक्सचर एंड पेंट्स। टेक्सचर एंड पेंट्स में हमने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग करनी है तो वो यहाँ पर डेवलप होती जा रही होती है एज ए रैप, जैसे हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया हो। और फिर इसी तरह से आगे शेडिंग आता है। शेडिंग में हम किसी भी तरह के शेड्स डेवलप करते हैं जो कि मटेरियल होते हैं हमारे, जैसे पीबीआर टेक्सचर्स या किसी भी तरह के, यहाँ पर उसकी लूपिंग बनती है और नोट्स से नोट्स जुड़ती जा रही होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक अच्छी डिटेल्ड ऑब्जेक्ट की टेक्सचर आ जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा निखार लेके आता है हमारे 3D ऑब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशन की ये टाइमलाइन है जहाँ पर हम टाइमलाइन करते ये टाइमलाइन पे एनिमेट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। हमारे पास बेसिकली ये फीचर यहाँ पर भी मिल जाता है हमारे लेआउट में। तो मोस्ट ऑफ द हम अपने 3D एनिमेशन का काम यहाँ पर ही कर लेते हैं, तो एनिमेशन का हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। रेंडरिंग, कंपोजिटिंग एंड ज्योमेट्री नोड्स और स्कल्पटिंग, स्क्रिप्टिंग, ये टूल्स बहुत कम यूज़ होते हैं हमारे 3D वर्किंग में। कंपोजिटिंग और ज्योमेट्री नोड और रेंडरिंग, ये बेसिकली हमें पासिस और रेंडर के से रिलेटेड कंपोजिटिंग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं फॉर समटाइम्स। और हमारे पास अब ये वाले क्या फ़ीचर्स हैं, हम इन फीचर्स की तरफ आते हैं। बेसिकली अभी जिस मोड में मैं काम कर रहा हूँ ये एक ग्रे स्ट्रक्चर मोड है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ग्रे कलर में नज़र आ रहा है। तो इस ग्रे कलर से हटा कर अगर मैं इसको रियल व्यू में देखना चाहूँ कि इस पर मटेरियल किस तरह से नज़र आ रहा है, तो वो रियल प्रीव्यू यहाँ पर आएगा जो कि हमारे जीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। इसमें हमारे पास शेड्स और शेडोज़ भी आएंगे। और साथ में ये जो है इस पे हमें मटेरियल, जो हम इस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे लाइक कलर, जैसे कि यहाँ पर मैं मटेरियल मोड में आता हूँ, एक नया कलर बनाता हूँ और एक नया कलर इस पे अप्लाई करता हूँ। मान लिया मैंने रेड ऐड किया तो ये रेड कलर का प्रीव्यू मुझे यहाँ पर आएगा। अगर मैं वापस ग्रे मोड में जाता हूँ तो मेरा कलर गायब, जस्ट मुझे उसकी शेप नज़र आएगी। और ये जो है ये है हमारा वायर फ्रेम मोड। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा मुझे ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम नज़र आएगा। और साथ में अगर मैं इसका एक्सरे मोड ऑफ कर दूँ तो मुझे इसका वायर तो नज़र आएगा बट पीछे का नहीं, सिर्फ वो वाला है जो मेरे फ्रंट पर है, जो मुझे सामने से नज़र आ रहा है। अगर मैं वायर ऑन कर दूँगा, एक्सरे मोड ऑन कर दूँगा, तो वायर फ्रेम मुझे मुकम्मल नज़र आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सीखें को किस तरह से हम लेके चलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।